मैं हूं इंडिया का सबसे फिल्मी लौंडा, मैं हूं इंडिया का सबसे फिल्मी लौंडा राज जोस। मैं हूं इंडिया का सबसे फिल्मी लौंडा राज जोस एंड टुडे वी आर इन कॉन्वर्सेशन विद द मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर जिनका नाम है जोके। सो वेलकम करता हूं मैं भाई का शो पे। मेरे भाई कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक ठाक और थैंक यू राज भाई। आप बताएं क्या हाल चाल है। थैंक्स टू यू भाई कि आप शो पर आए। मैं बेहतरीन हूँ, आप बताओ क्या चल रहा है नया ताज़ा, व्हाट्स हैपनिंग इन लाइफ? लाइफ में यही चल रहा है, गाने वाने चल रहे हैं और क्या चल रहा है राज भाई, यही है हमारी लाइफ, बस यही चलता है। बाकी फैमिली है उसको देखते हैं और क्या है। बिल्कुल सही बात बोली भाई आपने। एक ही काम है म्यूजिक बनाने का और म्यूजिक आप खतरनाक बनाते हो, वर्ल्ड वाइड सुपर हिट है आपके गाने। दूसरा जो बात चीज, जी जी थैंक यू। वेलकम भाई। और दूसरी बात जो आपने बोला कि इसको फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, अभी मैंने सुना आप टूर पे थे, पाकिस्तान टूर पे फैमिली के साथ घूम रहे थे। जी 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 बिल्कुल, मैं फैमिली के साथ गया हुआ था थोड़ा सा टाइम ऑफ लेने। तो कहाँ कहाँ घूमे, कुछ बताओ थोड़ा यार नया ताज़ा। यही नॉर्दर्न एरियाज़ हैं पाकिस्तान के, पहाड़ी इलाके, इस तरह की जगह हैं, लेक्स। थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड के लिए, ये भी क्रिएटिविटी के लिए जो है ना थोड़ा सा करना पड़ता है, पीस ऑफ माइंड चाहिए होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि काम कर करके जाहिर सी बात है इंसान थक जाता है, दिमाग भी थक जाता है, एक ब्लॉक लग जाता है। तो फैमिली के साथ, हाँ राइटर्स ब्लॉक हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना था। दूसरा ये था कि क्रिएटिविटी को इन्हांस करना था, तो जाहिर सी बात है फिर इसलिए थोड़ा सा आगे पीछे निकल गए थे जी। नहीं नहीं भाई सही है, ज़रूरी है। जितना बाहर जाओगे पहाड़ देखोगे या अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करोगे, दोस्तों के साथ, उतना आपको और एक दिल से अच्छा लगेगा, फीलिंग अच्छी होगी, वाइब्स आएंगी। नहीं ऐसे ही है भाई। ग्रेट भाई। भाई सबसे पहले मैं बता दूं भाई, आई लव योर वर्क। जो आप काम करते हो खतरनाक करते हो और इंडिया से बहुत सारा प्यार आपको, यहाँ भी आपके बहुत सारे फैंस हैं जो आपके काम को बहुत पसंद करते हैं भाई। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई, इसी तरह सपोर्ट करते रहें, बस इसी चीज़ की ज़रूरत है और कुछ नहीं चाहिए लाइफ में, यकीन करें। नहीं भाई सही है, फुल सपोर्ट है भाई, खतरनाक काम आप करते हो जैसे मैंने बोला, दोबारा बोल रहा हूँ। अच्छा भाई मेरे को ये बताओ, आपका जो रियल नेम है वो है उमैर खान। जी बिल्कुल यही नाम है मेरा। ठीक है, ये जोके, सो फ्रॉम उमैर खान टू जोके, पहले तो मुझे ये बताओ, और जोके का मतलब क्या है? जोके का मतलब तो कुछ भी नहीं है। बेसिकली हम लोग एक जगह पे बैठा करते थे बहुत पहले, जब हम लोगों ने ये स्टार्ट किया था ना म्यूज़िक करना, तो एक होटल था, एक ढाबा था चाय का ना, वहाँ हम लोग बैठते थे, मेरे घर के नीचे ही था। तो वहाँ मेरा जो पड़ोसी था वो बच्चा, वो उसकी प्रोनाउंसिएशंस ना थोड़ी सी जो है वो आगे पीछे थी। हाँ जी। तो वो, हाँ, तो वो मुझे बोलता था कि यार आप जो है ना, वो रॉकस्टार फिल्म आई थी रणबीर कपूर की, याद होगा आपको। यस यस डेफिनेटली भाई। तो हाँ, उस ज़माने में मैं, मतलब मेरा गेटअप थोड़ा सा इसी तरीके का होता था, क्योंकि ऑब्वियसली मैं रॉक से रिलेटेड हूँ, हैवी मेटल और रॉक ही करता था ना। तो वो जो है ना, वो मुझे जॉर्डन बोलता था, लेकिन वो जॉर्डन ना बोल नहीं पाता था, तो वो उसको जोखे बोलता था। तो इस तरीके से यहाँ पे सब लोगों ने इसको कैच कर लिया। तो एक आध गानों में जो है, जी जी वायस के जो शुरू के गाने आए थे 2017 में, जब हम अपना रीयूनाइट हुए थे, तो उन्होंने एक आध गाने में जोखे बोला था, तो वहाँ से लोगों ने कैच किया, तो मैंने बोला चलें यही रख देते हैं नाम। अरे ग्रेट यार। तो इस तरीके से जी ये नाम पड़ा है, इसके पीछे कोई ऐसा सच कोई मीनिंग नहीं है नाम के। तो आपको वो अच्छा लगा, वो जो छोटा बच्चा था वो आपको जोके बुलाता था? जी जी ऐसे ही है, लोगों को बोलने में भी आसानी होती थी ये ज़्यादा। तो कुछ लोग मुझे हाँ ख़ान बोलते थे, कोई उमैर बोलता था, कोई उमैर ख़ान बोलता था। तो जोके जो था वो मतलब एक ओवरऑल सभी फिर बोलने लग गए थे बाद में मुझे। मैं भी वही सोच रहा था कि जोके का मतलब क्या है। मैं भी काफ़ी रिसर्च कर रहा था भाई इंटरव्यू से पहले कि जोके का मतलब क्या है। तो फाइनली हम सबको पता लग गया कि जोके का मतलब कुछ नहीं है। एक छोटे से बालक थे, वो प्यार से भाई को बुलाते थे। बिल्कुल ऐसे ही है। सही 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 सही। सो भाई अपने बारे में ये बताओ मेरे को कि स्कूलिंग कहाँ से हुई, क्या हुआ, म्यूज़िक आपकी लाइफ में कैसे आया? स्कूलिंग तो यहाँ पे कॉन्वेंट स्कूल है, सेंट पॉल्स इंग्लिश हाई स्कूल ना, वहाँ से मैंने जो है वो अपना एजुकेशन जो है वो स्कूलिंग जो है मेरी वहाँ से हुई है। बाकी इसके अलावा शॉर्ट में बताता हूँ, मैंने मास्टर्स किया हुआ है बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में, इन सप्लाई चेन एंड फाइनेंस। जी म्यूज़िक, यार काफ़ी पढ़े लिखे हो आप तो भाई। हाँ बस 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 घर वालों के लिए कर लिया था जी।
मतलब अपने फील्ड में भी काफ़ी पढ़े लिखे हो और वैसे भी पढ़े लिखे हो। बाकी म्यूज़िक इस तरीके से कि मैं तकरीबन समझे 13 साल की उम्र से तो मैं जो है वो गिटार्स वगैरह प्ले कर रहा हूँ। मतलब मैंने उठाया था जब मैं 13 साल का था। अभी मैं 30 का हूँ। और उस ज़माने में मेरे भाई वगैरह सुनते थे, ये रॉक सुनते थे, मेटालिका, मेगाडेथ, इस तरह के बैंड्स जितनी भी ना, थ्रैश मेटल, मेटल, डेथ मेटल, मेलोडिक मेटल, ये चीज़ें सुनते थे। ये चीज़ें मुझे बड़ी ना फैसिनेट करती थी उस टाइम पे। तो मैं भी फिर सुनता था, ज़ाहिर सी बात है, तो मुझे भी यही होता था। मैं देखता था वीडियोस के, यार ये लाइव किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, क्या इनका एटीट्यूड है, क्या मतलब लाइफस्टाइल है, वो मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो इम्प्रेस करती थी चीज़। तो इस तरीके से जो है मैंने म्यूज़िक करना स्टार्ट किया है। तो जब मेरा फर्स्ट गिटार आया था, वो भी बड़े भाई लेके आए थे, उनको भी शौक़ था, वो लेके आए थे, लेकिन उन्होंने बजाया नहीं, बजाया वो मैं नहीं। और वो भी सीखा बड़े मुश्किल मैंने तरीके से है कि उस वक्त तो इंटरनेट वगैरह इतना नहीं आम था यहाँ पे। तो गानों की जो है वो वीडियोस जो है वो डायल अप मॉडेम का ज़माना होता था उस वक्त ना। तो वीडियोस वगैरह डाउनलोड करके उसको स्लो मोशन करते थे, देखते थे भाई फिंगर्स कहाँ पे किस तरीके से क्या पोजीशन है। तो इस तरीके से देख के स्लो मोशन में कर करके गिटार्स वगैरह सीखे थे। तो और आज यहाँ हैं आपके सामने। ग्रेट भाई। ये तो मतलब एक होता है, देखो जैसा आपने बोला कि इंटरनेट था, इतना था नहीं, और इतने वीडियोस भी नहीं होंगे मेरे ख्याल से उस टाइम पे। बट ये जो मैं ये तो मतलब साफ साफ बता रहा है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, क्योंकि वीडियो डाउनलोड करके उसको स्लो मोशन में देखना और फिंगर्स किस कॉर्ड्स पे जा रहे हैं वो पकड़ना, वो मतलब भाई बहुत ज़्यादा मेहनत है। हाँ, बस इसी तरीके से किया है, तभी थोड़ा टाइम भी लग गया करने में। नहीं नहीं भाई, देखो क्या है ना कि टाइम लगा, लेकिन वो देर आए दुरुस्त आए, एक वाली कहावत है, लेकिन ख़तरनाक तरीके से आए। मैं उस पर ऐड ऑन कर देता हूँ वही। और आपकी मेहनत देखो, जो आपने इतनी मेहनत की है वो भी रंग ला रही है, मतलब। बट ये तो यार काबिल तारीफ़ है भाई, मतलब। तो आपको मतलब जुनून था कि भाई मेरे को करना ही करना है, मेरे को गिटार बजाना सीखना ही सीखना है। बिल्कुल ऐसा ही था। और समझे मैं दिन में जो है वो 12 घंटे तो मैं प्रैक्टिस करता था, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ मैं करता ही रहता था। पूरी पूरी रात भी जाग रहा होता था, हर जगह पे जहाँ जा रहा हूँ मैं गिटार लेके ही जा रहा हूँ। ऑकवर्ड भी लगता था, जाहिर सी बात है, लेकिन छोटा था उस वक्त मैं, तो मुझे यही था कि यार बाढ़ में जाए दुनिया, भाई करना है, यही करना है, और कुछ भी नहीं करना है। उस वक्त इतने पैसे वैसे भी नहीं होते थे, तो ज़्यादा मैं ट्यूशन्स वगैरह भी नहीं ले पाया था इस चीज़ की। और यहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं है, अगर आपको पता हो पाकिस्तान में। तो उस ज़माने में ना इंटरनेट होता था, ना ऐसा सच फैसिलिटीज़ होती थी, तो करना भी था, तो इसी तरीके से किया है, ख़ुद से ही किया है जो भी किया है जी। नहीं भाई, काबिल तारीफ़ है भाई। और दूसरा जो आपके भाई साहब हैं, ब्रदर, वो मतलब लेकर आए थे गिटार अपने लिए, ठीक है। उन्होंने क्यों नहीं सीखा, मतलब आप, ये मुझे बहुत ज़रा स्टोरी जाननी है। बस कुछ लोग होते हैं गिव अप कर देते हैं, नहीं कर पाते। लाइफ जो है, हाँ लाइफ जो है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। मैं क्योंकि इस घर का सबसे छोटा हूँ, तो मेरे पे सबसे लेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई हैं, तो उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कुछ जल्दी आ गई थी, तो वो नहीं कर पाए। लेकिन ऑब्वियसली गिटार रखा हुआ था घर पे, तो मैंने तो सीखना था, तो मैंने सीख लिया, और अल्लाह का शुक्र है मैं कर रहा हूँ अभी, और यही प्रोफेशन है। हाँ, और बहुत सही है भाई। आई थिंक थैंक्स टू योर ब्रदर, लेकर वो आए, लेकिन सीखा आपने, काम आप कर रहे हो। आई थिंक यू आर लिविंग योर ड्रीम एंड योर ब्रदर्स ड्रीम। तो आपके भाई साहब का आप क्या कहना है कि आप इतना खतरनाक काम कर रहे हो, बहुत अच्छे म्यूजिशियन हो आप, तो अभी वो आपके गाने सुनते हैं, घर पे स्टूडियो भी है, तो उनका क्या क्या कहना है? उनका यही कहना है कि भाई लगे रहो और यही करते रहो और आगे बढ़ो। बाकी वो एडवाइस वगैरह भी देते हैं मुझे गानों पे कि यार ये तुमने ऐसा किया है, इसको ऐसा करके देखो, क्योंकि है नॉलेज तो है ऑब्वियसली ना, उन्हें सुनते भी रहे हैं, तो फिर वो मानता भी हूँ मैं ऑब्वियसली। तो उनका भी कभी कभार इनपुट होता है मेरी बीट्स में और चीज़ों में, स्पेशली गिटार्स में। सही 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 है भाई, मतलब ब्रदर का भी फुल सपोर्ट है, फैमिली का भी फुल सपोर्ट है। ऐसे ही है। ग्रेट भाई। और भाई ने भी आपके यही कहा ना कि लड़के लगा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। है ना? सही है सही है। अच्छा भाई, ये मेरे को जानना है, मैं रिसर्च कर रहा था तो पता लगा मेरे को कि आप जैसे आपने बताया कि स्टार्टिंग आपने गिटार सीखी, कि रॉक म्यूज़िक में आप काफ़ी इन्वॉल्व थे, आपको रॉक म्यूज़िक काफ़ी पसंद था, और आप एक बैंड के मेंबर भी थे। मैं मल्टीपल बैंड्स में गिटार्स प्ले करता था। जब आई थिंक 2014, नहीं ईयर मुझे ऐसे याद नहीं है,
लेकिन अर्ली टाइम में समझे 17 साल का जब मैं था, तो मैं मल्टीपल बैंड्स में था, जिसमें से एक जो था वो फ्यूजन रॉक बैंड था, क्लासिकल और रॉक का फ्यूजन था, और एक डेथ मेटल बैंड था, एक ऑल्टरनेटिव मेटल बैंड था। इत 3 बैंड्स में तो मैं था उस एट अ टाइम उस वक्त। तो कराची में जितने भी अंडरग्राउंड गिग्स वगैरह होते थे उसमें भी मैं प्ले कर रहा होता था, और हर जगह ही मतलब जाना होता था, और ये सारी चीज़ें मैं कर रहा था कि हिप हॉप में मेरा अचानक स्विच आया था। हाँ, वही मेरा अगला सवाल वही था कि आपने गिटार सीखा, उसके बाद मल्टीपल बैंड्स के लिए आप गिटार प्ले करते थे, सडनली क्या हुआ? मतलब कोई ऐसा कोई रैप सॉन्ग सुना आपने, या उस टाइम पर पाकिस्तान पे रैप म्यूज़िक बहुत बढ़ रहा था, कुछ आप इन्फ्लुएंस हुए क्या? नहीं नहीं, रैप म्यूज़िक बढ़ तो नहीं रहा था यहाँ पे उस टाइम, और इतना इतना रुझान नहीं था रैप म्यूज़िक का ना, लोग इतना नहीं सुनते थे। लेकिन मेरा ये था कि मेरा भाई सुनता था थोड़ा बहुत ना, तो उसके कलेक्शन में जो था वो रैप म्यूज़िक भी था हल्का फुल्का। टूपाक टूपाक होता था, एमिनेम होता था, यही जो मतलब मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट थे, यही सारे होते थे, तो वो भी मैं सुनता था हल्का फुल्का। लेकिन मेरा एज सच इन्फ्लुएंस नहीं था मैं रैप म्यूज़िक से उस टाइम पे ना। तो मुझे ये मिले थे, ये दोनों तलहा जब मिले थे, तो इन्होंने जो है मुझे जो है वो रैप म्यूज़िक में लेके आए थे ज़्यादा। एंड वायस आपको मिले कहाँ पर? क्या स्टोरी है वो? इनसे मैं मिला इस तरीके से था कि मेरा एक बैंड था उस टाइम पे, साज नाम था बैंड का ना। तो मेरे बैंड का जो बेसिस्ट था उसका रिकॉर्डिंग स्टूडियो भी था अपना, तो वहाँ पे ये लोग आते थे रिकॉर्डिंग्स वगैरह करने ना। तो वो बेसिस जो था वो करता था उस टाइम रैप म्यूज़िक ना, प्रोड्यूस वगैरह। तो वहाँ पे हमारी मुलाकात हुई थी, हम लोगों की अच्छी कोऑर्डिनेशन बन गई थी, अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी। तो हमारे कुछ जो थे वो डिसएग्रीमेंट्स हुए थे अपने मेरे बेसिस्ट के साथ। तो मैंने फिर बैंड से स्प्लिट अप जैसे किया था, तो फिर मैंने अपना काम करना शुरू कर दिया था। तो फिर हाँ, अब जाहिर सी बात है कि अंडरस्टैंडिंग तलहा से मेरी ज़्यादा थी, दोनों तलहा से। तो वो फिर मेरे साथ ही आ गए थे, तो वो मुझे यही कहते थे कि भाई हमें पता है कि तू कर सकता है। तो उन्होंने मुझ पे ट्रस्ट किया, और हम लोगों ने इस तरीके से जो है वो साथ जो है वो काम वाम करना स्टार्ट किया था फिर। और आज देखो भाई, इतना ज़बरदस्त और जीफाड़ काम कर रहे हो कि पूरी दुनिया को पता है कि जोखे एंड वाई एस दोनों खतरनाक काम करते हैं। मतलब ये अगर तीनों मिल गए तो आपको पता है कि खतरनाक चीज़ बननी ही बननी है। जी भाई, थैंक यू। बाकी ये है ना कि हाँ, ट्रस्ट करते हैं हम लोग ना एक दूसरे पे, कभी कोई इस तरीके का सीन किया ही नहीं है कि आपस में कोई डिसएग्रीमेंट हुई हो या कोई फड्डा हुआ हो, कोई लड़ाई हुई हो। ट्रस्ट है भाई, उसको पता है कि भाई मैं जो काम करूँगा वो सही होगा, मुझे पता है कि वो जो करेगा वो सही होगा, और हमको पता भी होता है कि यार बंदा दिल में ना सोच क्या रहा है, और इसको किस तरीके से मुझे जब एग्जीक्यूट करना है वो क्या करेगा, इसके ऊपर तो हमें पता होती हैं पहले से चीज़ें। तो बॉन्डिंग हमारी इतनी ज़्यादा अच्छी है, मतलब समझे, तो इसीलिए अभी तक चल भी रहा है, और इंशाल्लाह चलता रहेगा आगे भी। जब तक जहाँ है, जब तक जान है, तब तक भाई चलता रहेगा। मेरी तो यही दुआ है। जी भाई, इंशाल्लाह। अच्छा भाई, मेरे को ये बताओ कि जब आपने अपने बैंड से स्प्लिट हो गए तो वाई एस और आप तीनों एक साथ आ गए, तो उससे पहले आप प्रोड्यूस करते थे या सिर्फ आप गिटार प्ले करते थे, जैसे आपने बताया कि यू आर ए गिटारिस्ट? उससे पहले मैं वही एक्सपेरिमेंट्स करता था। मेरे पास एक माइक होता था, डायनामिक माइक था, कॉपी थी शोर के माइक की एक, मैंने बहुत सस्ती सी ली थी, पता नहीं 1000 रुपये की शायद ली हो। तो वो मेरे पास रखा होता था, और उस वक्त मैं काम भी करता था। वो एक सॉफ्टवेयर होता था एसिड प्रो, अभी भी होता होगा ऑब्वियसली, मुझे पता नहीं है जी। एसिड प्रो पे मैं काम करता था। तो मुझे जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था इन्होंने कि एफ स्टूडियो है, ये सारी चीज़ें हैं, इसको देखो। तो वो मैंने जब डाला तो मुझे काफ़ी यूज़र फ्रेंडली लगा, इजी लगा, बहुत सारी चीज़ें समझ में आना शुरू हुई कि भाई क्या होता है, किस तरीके से होता है। तो ये वाला सीन था। ग्रेट। तो वहाँ भी आपने खुद से ही सीखा, सब कुछ एक्सपेरिमेंट करके? हाँ, एक्सपेरिमेंट करके ख़ुद से ही सारी चीज़ें सीखी हैं। अब वो माइक होता था, मैं भूल गया था सवाल आपका, सॉरी। वो माइक होता था, उस पर वही इसी तरीके से अकूस्टिक गिटार्स वगैरह रिकॉर्ड कर लिए, और उसके ऊपर जो है वो रैंडम ड्रम बीट्स बनाना शुरू कर दी। फिर आहिस्ता आहिस्ता पता पड़ा कि भाई वो सैम्पल पैक्स भी मिलते हैं, वो ख़रीदने हैं, वो डाउनलोड करने हैं, वो सारी चीज़ें हैं, VSTs हैं, प्लगइन्स हैं, ये बहुत बाद में जाके पता पड़ा था। उससे पहले तो मतलब समझे मैं जो है वो गाना वाना रिकॉर्ड किया, सारी चीज़ें करी, और
बस फेडर्स को लेवल किया और रेंडर करके रिलीज़ कर दिया गाना। ये भी नहीं पता होता था कि मिक्स मास्टर होता क्या है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। अच्छा। वही बात है ना कि खुद से सीखा एक्सपेरिमेंट करते करते, तो वो टाइम टू टाइम मतलब चीज़ें समझ आती रही हैं। हाँ, मुझे ऐसा लगता है ना भाई कि जब इंसान खुद से सीखता है ना, चाहे उसमें टाइम लग जाए, लेकिन आगे जाके वो इतना तगड़ा आर्टिस्ट बन जाता है या इतना पक्का बन जाता है कि उसे सब चीज़ें पता होती है। ऐसा ही अभी सेल्फ टॉट आर्टिस्ट ही आर्टिस्ट होता है मेरी नज़र में, क्योंकि उसको पता होता है, जाहिर सी बात है, उसने हार्ड वे से सीखा है ना, तो उसको सारे एक्सपीरियंसेस मालूम है और ज़्यादा टाइम लगाया होता है सेल्फ टॉट बंदे ने, क्योंकि उसको चीज़ें पता नहीं होती, तो वो ट्रायल एंड एरर से सीखता है। जो बंदा मतलब ट्रेनिंग ले रहा होता है, ये मतलब डिफ़र कर सकते हैं लोग इस चीज़ के ऊपर मेरी बात से, लेकिन जो बंदा ट्रेनिंग ले रहा होता है ऑब्वियसली उसके ज़्यादा ट्रायल एंड एरर्स नहीं होते हैं। उसको पता होता है कि भाई मुझे इस रास्ते पे ही चलना है, जो मुझे मतलब मेरा टीचर या मेंटोर सिखा रहा है। अब सेल्फ टॉट बंदा जो होता है वो ट्रायल एंड एरर ज़्यादा होता है, तो उसमें ये होता है कि मेरी नज़र में ईयर प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाती है आपकी। बट सेल्फ टॉट में मुझे लगता है कि एक चीज़ बहुत अच्छी है कि सेल्फ टॉट में ना जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना कि वो बहुत सारे सवाल पूछते हैं, जैसे टॉय हो गया उसे पूरा खोल दिया कैसा काम करता हो, मुझे लगता है कि सेल्फ टॉट भी वही है कि उसमें ना आप घुस जाते हो कि भाई मैं अंदर ये प्लगइन भी चेक कर लेता हूँ, अच्छा वो कैसे होगा ये भी देख लेता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। तो भाई स्टूडियो सेशन में कभी कभार होता है ऐसे कि आपने जैसे बोला कि ट्रस्ट बहुत है उनको दोनों तलाक को आप पे विश्वास है, आपको उन पे विश्वास है, पर कभी कभार होता है ना ऐसे कि यार नहीं भाई जी यार ये बीट ना सही नहीं लग रही यार, मुझे तो थोड़ा इसमें और ऐसा हो सकता है, या वो आप बोल रहे हो कि थोड़ा फ्लो ऐसा हो सकता है, जो वो होती है क्रिएटिव चीज़ें होती है। हाँ बिल्कुल होता है, ऐसा भी होता है, लेकिन बहुत कम होता है। ऐसा होता है हाँ। कभी ऐसा भी होता है कि जैसे मैंने कोई बीट बनाई है और उसके ऊपर जो है वो यूनुस बोल रहा है कि भाई मुझे तो गिटार्स में मज़ा ही नहीं आ रहा, तो ऐसा भी हुआ है कि मैंने फिर पूरा गिटार जो है बजाया हो। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते कि भाई आप, वो मुझे बोल रहा है गिटार गलत है तो मैं उसको बोल रहा हूँ नहीं भाई बिल्कुल सही है। तो ये है कि मानते भी हैं हम लोग एक दूसरे की। हाँ कभी ऐसा भी होता है कि मैं भाई बोलता हूँ, जैसे अंजुम रिकॉर्ड कर रहा है, मैं उसको बोलूँगा कि यार इसके एक्सप्रेशंस जो हैं वो तुम थोड़े से डल कर रहे हो, थोड़ा सा एक्सप्रेशन वाइज इसको और एनहांस करो और अच्छा करो, तो वो करता है, बिल्कुल मानता है ये सारी चीज़ें। तो वो हाँ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही चलता है। और बिल्कुल होता है, ये हर क्रिएटिव प्रोसेस में होता है और हर किसी के साथ ही होता है। कोई ऐसा नहीं है कि मतलब कि बिल्कुल ही परफेक्शन ही हो 100%। मुझे लगता है कि उससे चीज़ अच्छी बनती है। ऐसा ही है बिल्कुल। कोलैबोरेटिव प्रोसेस जहाँ पे इन्वॉल्व है वहाँ पे तो मतलब परफेक्शन होती है। सही बात, सही, बिल्कुल सही बात बोली भाई आपने, आई एग्री विथ यू। अच्छा भाई, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस करा कि यू आर मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट, जो कि आप हो, आप एक म्यूजिशियन हो, आप एक गिटारिस्ट हो, आप बीट प्रोड्यूसर हो, आप रैपर हो, सिंगर हो, तो इतने सारे स्किल्स हैं आप में, तो ये डेवलप आपने कैसे करी धीरे धीरे, पहले मुझे वो बताओ। अच्छा सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि मैं रैपर और सिंगर तो अपने आप को नहीं बोलता, वो बस कभी कभार आप करते हो। हाँ कभी कभार ऐसे कर लिया। अब मुझे नहीं पता कि मैं अच्छा करता हूँ या बुरा करता हूँ, लेकिन हाँ आर्टिस्ट हूँ तो दिल की भड़ास भी निकालनी होती है, ये वाली बात है ना। हाँ मतलब जो आपकी कहानी वो फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू आप ही वो आप ही बता सकते हो। हाँ ऐसे ही है। स्किल्स मैंने ऐसे डेवलप किए हैं कि समझें, जैसे आप गाने सुनते रहते हो तो एक नेचुरली आपको टेम्पो का सेंस आ जाता है। मेरी नज़र में मुझे तो आ गया था, जैसे तो गाने सुन सुन के मुझे पता होता था कि यार ये कॉर्ड लग रही है तो यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो ये कैसा लगेगा, यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो क्या प्रोग्रेशन होगी, तो वो किस फील में जाएगी, क्या इमोशन बन जाएगा। सबसे पहले तो ये चीज़ मुझे समझ आना शुरू हो गई। फिर जब गिटार्स उठाए तो गिटार बजाने से ऑटोमेटिकली सुर वगैरह समझ आना शुरू हो गए। इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता सुर समझ आए तो उसके ऊपर गाने की कोशिश की, टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर, वो आहिस्ता डेवलप हुआ। और गाने सुन के ज़ाहिर सी बात है फिर ड्रम सेंस भी आ गया था मेरे अंदर, क्योंकि मैं हार्ड रॉक सुनता था, ये प्रोग्रेसिव मेटल पे भी आ गया था मैं, तो उनमें तो टाइम सिग्नेचर्स और ये मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। तो वो सुन के फिर ये सारी चीज़ें भी सीखी कि भाई टाइम सिग्नेचर्स क्या होते हैं, किस तरह की बीट्स होती हैं, डिफरेंट टाइप क्या होते हैं इनके ना। तो इस तरीके से फिर मैंने स्किल अपनी डेवलप की हैं। और मेरा म्यूज़िक थोड़ा सा डिफरेंट होता इसलिए क्योंकि मैं ज़्यादातर जो है वो हार्ड रॉक हैवी मेटल से ही इन्फ्लुएंस्ड हूँ। हाँ तो ये चीज़ मेरी आई थिंक मेरी ये चीज़ जो है वो स्टैंड आउट करती है और ये एक एज है मेरे पास जो मुझे लगता है। हाँ, और मुझे भी लगता है कि वो आपका प्लस पॉइंट भी है। जी बिल्कुल, यही कहना चाह रहा हूँ। ग्रेट भाई। और भाई कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आप प्ले करते हो? आप कीज प्ले करते हो, गिटार तो मुझे पता है। नहीं कीज़ प्ले नहीं करता मैं,
कीज़ तो मैं ये है कि सिंगल नोट्स अपना माउस से क्लिक करके, या कभी कभार ये है कि कीज़ से भी बजा लेता हूँ, लेकिन ऐसा एक्सपर्ट नहीं हूँ कीज़ पे। गिटार्स पे मैं हूँ, बेस गिटार। बेस गिटार्स प्ले कर लेता हूँ। हाँ, बस ये 2 ही इंस्ट्रूमेंट हैं। ओके, अभी ये कोई आपकी लिस्ट में है ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो फ्यूचर में यू वांट टू लर्न? सबसे ज़्यादा मुझे जो लगता है कि इमोशंस जो इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट कर सकता है वो वायलिन है, मुझे लगता है ऐसा। अब मुझे नहीं पता, हर बंदे का अलग एक पर्सपेक्टिव होता है इस चीज़ को लेके। कोई बंदा फ्लूट भी बोल सकता है, वायलिन के बाद हाँ मैं फ्लूट बोलूँगा। वैसे सबसे ज़्यादा सुरीला इंस्ट्रूमेंट वही लगता है मुझे। बट मैं भी वो ना काफ़ी वीडियोस देख रहा था, जैसे बहुत सारे गानों के कवर होते हैं, तो मैंने वायलिन कवर देखे थे, तो मैंने सुना वो इतना ज़बरदस्त साउंड करता है ना वायलिन। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत उसका साउंड बहुत अच्छा है, कानों पे लगता है सीधा जाके। ओके, तो भाई ये आपकी लिस्ट में है, तो भाई मैं तो यही करूँगा कि भाई सीखो और अपने स्किल्स को और ख़तरनाक कर लो भाई। हाँ बिल्कुल सीखना चाहिए, लेकिन अभी आपको पता है कि इंडस्ट्री कितनी डायनामिक चल रही है और कंपटीशन भी है। अगर बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूँ, मैं देखता तो नहीं हूँ वैसे मैं बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन फिर भी अगर मैं देखूँ तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डायनामिक हो गई है और ये चीज़ें करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया आजकल। अगर मैं देखूँ तो सिर्फ आपने एक ऑडियो इंटरफेस लेना है और आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है यूट्यूब से। अगर आप ट्यूटोरियल्स वगैरह देख लेते हो जो कि बहुत ही ईजीली अवेलेबल होते हैं, और तो उससे आप जो है मतलब समझे 1 साल की आप अगर मेहनत कर लो तो आप इजीली अच्छी बीट्स प्रोड्यूस कर सकते हो इस टाइम पे। तो इस डायनामिक दौर के अंदर मैं फ़िलहाल तो नहीं सोच रहा कि अभी कोई अपना इंस्ट्रूमेंट अभी सीखने पे लगाऊं टाइम। मेरा मेन फोकस यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बीट्स बनाऊं, ज़्यादा से ज़्यादा गाने प्रोड्यूस करूं और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को मैं आगे दे सकूं अपने एंड से गाने सुनने के लिए। मेरा भी ये मेन फोकस और एम है। ग्रेट भाई। हाँ, मतलब वो एक अच्छा मोटिव है कि आपके जो फैंस हैं, लिसनर्स हैं, उनको जितना ज़्यादा म्यूज़िक आप दे सको वो आप देना चाहते हो। जी भाई बिल्कुल ऐसे ही है। ओके, अच्छा ये कंपटीशन की बात अब ज़िंदगी का भी कुछ पता नहीं है ना राज भाई असल में। अगर जितना पॉजिटिव सोचोगे उतना पॉजिटिव एनर्जीज आपके आसपास होती है, उतना पॉजिटिव होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने जैसे बोला भाई अभी कंपटीशन को लेके, तो ये कंपटीशन चेक करते हो पूरा सब कुछ, कौन है भाई सीन में? नहीं, मैं चेक ऐसे तो नहीं कर रहा, लेकिन हाँ दिखता है, सुनने में आती हैं, मतलब गाने वाने सुनने में तो आते हैं। देखता हूँ मैं कि कितनी स्पीड से दूसरे आर्टिस्ट जो हैं वो काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ भी मेरी एक मोटिवेशन का पार्ट है कि भाई मैं देखता हूँ कि भाई कितनी स्पीड से लोग काम कर रहे हैं, तो मुझे कितनी स्पीड से काम करना है और अच्छा काम भी देना है, क्वांटिटी भी देनी है, साथ में क्वालिटी भी देनी है। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब एक चैलेंज भी होता है, जो कि मैं कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से कि हाँ पूरा जो है ये चैलेंज मैं करूँ। लेकिन ये इसका बेहतर जज तो फिर पब्लिक ही है, पब्लिक ही बताती है कि भाई आपका काम क्या है क्या नहीं है। तो अभी तक वैसे तो मैंने कोई नेगेटिव रिस्पांस देखा तो नहीं है, लेकिन होता है, मिक्स्ड रिएक्शन होते हैं जी। बिल्कुल नहीं, वो आई थिंक देखो क्या कि ऑडियंस ने एक बता दी थी कि भाई लास्ट वाला गाना आपका खतरनाक था, ये थोड़ा ठीक है, इट्स गुड। और मुझे लगता है कि वो अप डाउन थोड़ा होना भी चाहिए ना, क्योंकि आपके अंदर वो एक हंगर रहती है कि नेक्स्ट टाइम और खतरनाक काम करूँगा, नेक्स्ट टाइम और अच्छी बीट बनाऊंगा ऐसे। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन व्यूज़ भी डिफ़ाइन नहीं करते हैं चीज़ कि आपकी क्रिएशन अच्छी है या नहीं है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि कोई गाना जो है वो बुरा नहीं होता, हर गाना अच्छा होता है। बस किसी को कोई गाना पसंद आता है, किसी को कोई गाना पसंद आता है। एक गाना है वो किसी को बुरा लग रहा है तो हो सकता है वो दूसरे बंदे को पसंद हो, तो कोई गाना भी बुरा नहीं होता। हर आर्टिस्ट का अपना एक यूनिक पॉइंट होता है। तो मैं तो हर आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट करता हूँ, तो मैं एज सच कंपटीशन को इस तरीके से देखता भी नहीं हूँ कि यार ये मेरा कंपटीशन है, मुझसे आगे ना बढ़ जाए। तो मेरा ये नहीं होता है बिल्कुल भी। मैं बस उससे जो है वो मोटिवेट होता हूँ और फोकस करता हूँ इस चीज़ के ऊपर कि यार ये स्पीड से काम कर रहा है तो मैंने भी करना है। जी, तो आप सेल्फ मोटिवेट होते हो कि भाई ये बंदा इतना बढ़िया काम कर रहा है और मैं और ख़तरनाक काम करूँगा, आप सेल्फ मोटिवेट होते हो? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है कि मैं किसी ने बहुत अच्छी बीट बनाई हुई है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, तो मैं वो भी सुनता हूँ। मैं देखता हूँ कि यार इसने ये बनाई है तो मैं और बेहतर किस तरीके से कर सकता हूँ। चीज़ों को सीखने को भी मिलता है, ज़ाहिर सी बात है। जब मैं किसी की बीट सुन रहा हूँ तो उसमें उसने कोई नई चीज़ की हुई है तो उससे सीखता भी हूँ कि भाई यार इसने ये किया है तो किस तरीके से किया है, फिर उसको स्टडी भी करता हूँ मैं, ताकि अपनी स्किल को भी एनहांस कर सकूँ और कोई टेक्निक ऐसी है उसको मैं अपने तरीके से कैसे यूज़ कर सकता हूँ।
ये सारी चीज़ें होती हैं, टेक्निकलिटीज़ हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी है एज अ बीट प्रोड्यूसर, बीट मेकर, बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात बोली भाई आपने। और सीखने वाला भाई कहीं से और किसी से भी सीख लेता है। हाँ, एंड एक भाई बात मैं आपने जो बोली थी उसको मैं थोड़ा ऐड ऑन करना चाहूँगा कि वो जैसे आपने बोला, बहुत अच्छी बात बोली आपने कि कोई भी गाना ख़राब नहीं होता। मुझे भी ऐसा लगता है कि दुनिया की कि कोई भी मूवी या कोई भी गाना वो फ्लॉप या बेकार नहीं होता। आई थिंक उनकी ऑडियंस होती है अपनी अपनी। इस गाने की अब ये ऑडियंस है वो हाँ, अगर आपको पसंद नहीं आ रहा ठीक है, आई थिंक आप उससे रिलेट नहीं कर रहे हो या आपको पसंद नहीं आया, बट इट डजंट मीन कि वो फ्लॉप है, उसकी एक अलग ऑडियंस है। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसी है। सही। तो भाई गानों की हम बात कर रहे हैं तो मैं एक एल्बम के बारे में बात करना चाहूँगा जो आपके चैनल पे है, जो मैंने सुनी मुझे काफ़ी पसंद आई, वो है खाना बदोश। जी हाँ। भाई बहुत ही बेहतरीन एल्बम मेरे को लगी। और जो उस एल्बम का लास्ट ट्रैक था, इल्तिजा, हाँ 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 हाँ। हाँ, जो आपने डेडिकेट किया अपने फ्रेंड्स को एंड अपने लेट फादर साहब को। जी जी जी, बिल्कुल। जी, उस सॉन्ग के बारे में आई वांट टू नो। और उसमें आपने गाया भी है, तो तो मतलब आपके क्या माइंड में आया कि आई थिंक यू आर मिसिंग योर फादर और अपने फ्रेंड को, मतलब क्या था, मतलब आई वांट टू नो यार। हाँ, था इसी तरीके से। मैं बैठा हुआ था तो मेरे जहन में जब वो स्टार्ट की 2 लाइन्स आई, वो मतलब बस लाइन्स आई, कोई मेलोडी या कोई धुन इस तरह की चीज़ मेरे दिमाग में नहीं आई थी। फिर मैं बैठ गया, गिटार लेके बैठ गया। मैंने बोला यार कुछ कंपोज करता हूँ, तो उसके ऊपर ना ये लाइंस जो हैं ये गुनगुना के देखता हूँ कि ये कैसी बैठ रही हैं या क्या लग रहा है। तो वो मैंने गिटार का पार्ट, जब अकूस्टिक पार्ट जो है मैंने कंपोज़ किया है। अब वो कंपोज़ करने के बाद जो है मैं ख़ुद काफ़ी इमोशनल हो गया, क्योंकि मुझे वो फ़ील इस तरीके की आना शुरू हो गई। और उसके बाद मतलब मुझे नहीं याद, बहुत स्पॉन्टेनियस था, और बैठ के मैंने जो है वो पूरा गाना कंपोज़ किया है। और इस तरीके से भी कंपोज़ किया जैसे कि मैं मतलब एक पार्ट डेमो रिकॉर्ड करके मैं सोने लेट गया। अब ना वो मुझे तंग कर रहा है ना कि यार इसके आगे का भी कंपोज़ करना है। मैं सोने लेट गया, मुझे नींद नहीं आ रही है, फिर मैं उठ रहा हूँ भाई 1 घंटे बाद, और फिर मैं स्टूडियो आके बैठ गया, फिर मैंने इसको कंप्लीट किया। तो बड़ा इस तरीके का प्रोसेस था। मतलब एज सच मैंने कुछ सोचा तो नहीं था, लेकिन हाँ ये था कि जब मैं लिख रहा होता था वो गाना, जब मैं लिख रहा था बैठ के, तो ऑब्वियसली ये जितने भी मेरे पर्सनल कनेक्शंस थे वो मेरे दिमाग में थे, और जितने भी मोमेंट्स थे और ये सारी चीज़ें जो थी ये मैंने सोचते हुए ही लिखा है। और कोई मतलब एज सच मैं ये नहीं बोलूँगा कि यार मैं बैठा और मैं रो रहा था या ये वो इस तरह का। बड़ा स्पॉन्टेनियस सा एक ये मैंने बनाया था गाना बैठ के ना। मतलब एज सच कोई प्रिपेयर्ड या प्लान नहीं था। हाँ, मतलब आपको कुछ कोई मेमोरी याद आई तो आपने कुछ क्लिक हुआ आपने। हाँ, लेकिन बस ये था कि यार गाना मेरा है और मेरी पर्सनल कनेक्शन से, रिलेशन से मतलब रिलेटेड है, तो मुझे उसमें अपना फ्लेवर देना था। तो मैंने इसीलिए जो है वो ये जॉनरा चूज़ किया था, थोड़ा सा अल्टरनेटिव और रॉक। हाँ, बट वो ना सुन के पता लग गया था मेरे को काफ़ी ये दिल से निकला हुआ है। इट्स वेरी इमोशनल। जी हाँ, मैंने ये भी नहीं देखा कि यार मेरी एल्बम जो है वो एक हिप हॉप एल्बम है और मुझे इसमें इस तरीके का गाना नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े लोगों के ऊपर, लेकिन भाई आर्टिस्ट हूँ मैं, मुझे देनी है, अपना बेस्ट देना है, और जाहिर सी बात है जो मैं सोचूंगा मैं वही दूंगा। भाई वही करना चाहिए एज एन आर्टिस्ट। आपके दिल में जो आ रहा है उसको वो इमोशंस वही बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही है। अच्छा भाई, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक ऐसी स्पेशल मेमोरी या कोई ऐसा किस्सा विथ योर फादर जो आपको याद है, जो बहुत स्पेशल है, यू वांट टू शेयर। ऐसा कोई किस्सा अभी तो मेरे नहीं है दिमाग में कि मैं वो शेयर कर सकूं। इस तरह के कोई भी मतलब मोमेंट्स तो मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि जब मैं छोटा था तो मेरा इतना मतलब नहीं होता था इंटरेक्शन ना अपने अब्बू के साथ। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता रहा तो फिर जाहिर सी बात है उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा मैंने टाइम स्पेंड किया जब वो रिटायर हो गए थे। और वो सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि वो म्यूज़िक लवर थे बहुत बड़े, और मैं जब भी उनके साथ बैठता था तो गानों की ही बात हम लोग कर रहे होते थे। और वो मुझे याद है, वो अपना ये बादशाह भाई और हनी सिंह भाई के वो गाने वाने बहुत ज़्यादा सुनते थे।
तो वो भी मुझसे डिस्कस कर रहे होते थे कि ये गाना है, ये गाना है, फलां गाना है। मुझसे भी पूछते रहते थे कि यार क्या बनाया है, तुमने क्या बनाया। गाने सुन भी रहे होते थे मेरे बैठ के, वो भी जो है कमेंट वगैरह करते थे मेरी चीज़ों के ऊपर ना। तो उनसे ये चीज़ें मेरी बहुत ज़्यादा थी। ज़्यादातर मेरी उनसे म्यूज़िक से रिलेटेड ही बात होती थी, लेकिन कोई ऐसा स्पेशल किस्सा नहीं है। हाँ आई थिंक यही स्पेशल है भाई, कि आप जो आपका पैशन है, जो आपका प्यार है, वो आप अपने फादर साहब के डिस्कस करो, और आपके फादर साहब भी आपके डिस्कस करें कि अच्छा भाई तू क्या कर रहा है, अगला तेरा क्या आने वाला है। ये सबसे ज़्यादा सपोर्ट भी उन्हीं ने किया है मुझे म्यूज़िक करने के लिए ना, कभी रोका नहीं। कि बस वो ये बोलते थे कि यार तुम म्यूज़िक कर रहे हो तो साथ में पढ़ाई भी करो, ऐसा नहीं है कि भाई तुम जो है बिल्कुल पढ़ाई छोड़ के बैठ जाओ। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा बेटा जब वो मास्टर्स तो किया हो, कि मैं जाके बताऊँ किसी को यार मास्टर्स किया हुआ है, भले तुम म्यूज़िक करो, कोई इशू नहीं था उनको। क्योंकि यहाँ पे होती हैं फैमिलीज इस तरह की ना, थोड़ी कंजर्वेटिव। हाँ समझ गया मैं। हाँ बट ये है ना कि आप भी फिर अकड़ के या चौड़े में बोल सकते हैं कि भाई मास्टर्स करके मैंने छोड़ दिया, अब मैं म्यूज़िक कर रहा हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं जॉब भी करता था, मैंने जॉब भी की है। मैंने अच्छा कितने साल की आपने जॉब? मैंने 2.5 साल जॉब की है मास्टर्स के बाद, और पे आउट इतना नहीं था और काम बहुत ज़्यादा था, और मुझे मज़ा भी नहीं आता। तो ऑब्वियसली एक आर्टिस्ट को थोड़ी मज़ा आएगा कि वो एक कुर्सी पे बैठा हुआ है और वो बैंक रिकन्सिलिएशन कर रहा है बैठा हुआ, या फिर वो अपना रिकवरीज़ कर रहा है, अकाउंट्स की जॉब कर रहा है, बैलेंस शीट बना रहा है, इनकम स्टेटमेंट बना रहा है, ये सारी चीज़ें। तो वो या ऐसा भी हो सकता है कि बंदा वहाँ सीट पे बैठ के स्टूडियो के बारे में सोच रहा है, भाई कहाँ बैठा हूँ मैं मुझे कहाँ बैठना चाहिए। जब मैंने खाना बदोश बनाई थी उस वक्त मैं जॉब कर रहा था, मुझे याद है। अच्छा। उस वक्त तक जी मैं जॉब कर रहा था। लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा मेरे म्यूज़िक पे इम्पैक्ट देने लगा ना, तो फिर मैंने छोड़ दिया कि यार पैसे जो है ना वो आ जाएंगे किसी भी तरीके से, लेकिन भाई आपने अपने जो भी पैशन है उस पर फोकस करना है। ये चीज़ थी मेन। और आई थिंक उस टाइम पे डबल इम्पैक्ट भी हो रहा होगा कि यार ऑफिस की सिचुएशन में फंसा हूँ, एल्बम ढंग से हो नहीं रही है, वो मतलब मेरा अपना 100% सेटिस्फैक्शन नहीं दे पा रहा। जी, ड्रेन भी बहुत ज़्यादा हो जाता था मैं ना, कि ऑफिस से फिर आता था मैं रात को, कभी कभी ओवर टाइम भी हो जाता था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अकाउंट्स की जॉब थी मेरी, फाइनेंस की जॉब थी। तो उसमें जो है वो नंबर्स की गेम होती है ज़्यादा, तो वो नंबर देख देख के वैसे ही दिमाग ख़राब हो जाता था ऑफिस में बैठ के। समझ गया भाई, बिल्कुल सही करा भाई आपने। जो एक कहावत है इंग्लिश में बड़ी सही, लव व्हाट यू डू, डू व्हाट यू लव, सिंपल। बिल्कुल भाई ऐसा ही है। हाँ, और वही आप कर रहे हो भाई, खतरनाक कर रहे हो। अच्छा भाई, आसपास क्या माहौल है? जैसे आपके फादर साहब काफ़ी सपोर्टिव थे, आपके भाई साहब भी, आई थिंक पूरी फैमिली सपोर्टिव होगी। जी जी बिल्कुल। हाँ, एंड इसके अलावा यार दोस्त और रिलेटिव पड़ोसी, क्योंकि अब तो जो के खतरनाक काम कर रहा है आपके पूरे पाकिस्तान में भी, सब सब सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करते होंगे कि, तो कैसा माहौल है यार, थोड़ा वो बताओ, सेलेब वाला माहौल थोड़ा। नहीं, दोस्त वगैरह तो देखे मेरे सारे वही हैं जो हमारी म्यूज़िक की फैमिली है, जो हिप हॉप की हमारी फैमिली है इधर। दोस्त तो सिर्फ वही हैं। बाकी यहाँ पड़ोसी वगैरह का भी यही है कि अक्सर ऐसा होता है कि वो घर से बाहर निकलते हैं, देखते हैं तो वो वही आंखें फाड़ के देख रहे होते हैं, भाई ये तो वही है, ये वाला सीन होता है। दूसरा ये है कि रिलेटिव्स का ये है कि वो पहले यही बोलते थे कि यार बेकार चीज़ें क्यों कर रहे हो, बिला वजह में टाइम ज़ाया कर रहे हो, भाई पढ़ो लिखो, काम करो, धंधा करो, नौकरी करो। लेकिन वही है, जब देखा कि भाई टूर्स कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं और देख भी रहे हैं आगे पीछे, भाई अब अक्सर उनको भी मिल जाते हैं लोग कि यार ये आपका रिलेटिव है, हमें इनसे मिला दो या ये वो। तो जब देखते हैं तो वो भी यही बोलते हैं कि यार लगे रहो भाई, करते रहो, बहुत अच्छी बात है, अच्छा लग रहा है, आगे बढ़ रहे हो ये देखते हुए। तो यही चल रहा है और यही सबका जो है वो रहता है यहाँ पे। सही है भाई, फील लो। और मुझे ये बताओ कि गर्ल्स कितने मैसेज करती है आपको, डीएम या नहीं, मैं देखता नहीं मैं देखता नहीं हूँ ये मेरी वाइफ भी देखेगी तो मैं इस पे कमेंट करना जो है बस नहीं देखता। ओह सॉरी, मैं भूल गया कि आप तो मैरिड हो। एक काफ़ी है वही मैं भूल गया, सॉरी आई फॉरगॉट। भाभी जी मुझे माफ़ कर देना, मैं भूल गया था कि भाई साहब मैरिड है जी बिल्कुल। सो जैसे पता है कि भाई आप मैरिड हो, तो सबसे पहले गाना जब बनता है तो किसको सुनाते हो, भाभी को या मतलब बाकी और अपने फैमिली वालों को? बीट्स जब मैं बना रहा होता हूँ तो मेरी बेगम साथ ही बैठी हुई होती हैं,
अक्सर। ओह मोस्टली। और हाँ, मैं उन मोस्टली बैठी हुई होती हैं और वो कॉन्स्टेंटली जो है वो इनपुट अपना दे रही होती हैं, फीडबैक इनपुट और ये सारी चीज़ें, क्योंकि वो ख़ुद भी सिंगर हैं तो उनको भी थोड़ा बहुत जो है ना आइडिया है इस चीज़ का। जी। सही 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 यार, ये आपने बढ़िया काम करा। मुझे लगता है कि अगर दो क्रिएटिव इंसान आपस में शादी कर लें तो ना लाइफ बड़ी शॉर्ट हो जाती है। हाँ, बनती भी उन्हीं की है ना जिनके ज़ाहिर सी बात है इंटरेस्ट सिमिलर हो। सिमिलर, और वो समझती भी है कि आई नो आई एम ऑल्सो एन आर्टिस्ट, आप भी आर्टिस्ट हो। हाँ, ऐसे ही है, ऐसे ही है। बढ़िया भाई बढ़िया। अच्छा भाई, मैंने चेक करा आपके चैनल पे बहुत सारे एल्बम गाने आप रिलीज़ करते हो। मेरे को ये अच्छा लगा कि आपने इनिशिएटिव लिया एज अ प्रोड्यूसर या एज एन आर्टिस्ट कि जो यंग रैपर और यंग आर्टिस्ट हैं उनको आप अपने चैनल के थ्रू पूरी दुनिया से मिलवाते हो। उनका टैलेंट जो है, अगर कोई रैपर है, कोई सिंगर है, आप उनके साथ गाने करते हो और सबको दुनिया को पता चलता है कि हाँ भाई जो कि इस आर्टिस्ट को अपने चैनल पे लेके आए, बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, यंग आर्टिस्ट है। तो ये कहाँ से आपके माइंड में आइडिया कि यार मेरे को एल्बम्स निकालनी है, मेरे को आर्टिस्ट को लेकर आना है, कल्चर को और बड़ा बनाना है? मैं रैंडमली जो है ना यहाँ पे अंडरग्राउंड गिग्स जो हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैं अटेंड करता हूँ, ये देखने के लिए कि भाई अंडरग्राउंड आर्टिस्ट यहाँ पे क्या चीज़ कर रहे हैं, क्या यूनिकनेस है उनके अंदर और क्या टैलेंट है। तो वहाँ से फिर मैं देखता हूँ कि यार कौन डिज़र्विंग है, कौन कितना अच्छा है। तो उस हिसाब से फिर मैं जो है ना वो रैंडमली लोग वगैरह सेलेक्ट करके और उनसे मैं मतलब काम वाम करवाता हूँ। और मेरी कोशिश यही होती है कि मेरे पास जितने भी टॉप या एलीट आर्टिस्ट हैं उनके साथ चांस दूँ, ताकि यार उनको भी एक मोटिवेशन हो कि भाई हाँ यार हमारा काम इतना अच्छा है कि यहाँ के जितने भी टॉप आर्टिस्ट हैं वो हमारे साथ कर रहे हैं और मना नहीं कर रहे। तो उनके लिए भी एक अच्छी एक मोटिवेशन है ये कि वो आगे काम करें। और मेरे लिए ये है कि भाई मैं मतलब जितने भी अच्छे आर्टिस्ट हैं उनको सपोर्ट दूं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनको सुन पाएँ। नहीं, बहुत अच्छा है। इसमें मेरा कोई अपना बेनिफिट तो नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन मेरा यही है कि भाई अगर एक चीज़ मैं कर रहा हूँ। बट भाई इसमें बेनिफिट जो है ना वो कल्चर का है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है, इसी वजह से। बिग रिस्पेक्ट भाई फॉर डूइंग दिस थिंग। और मुझे लगता है आगे भी आप और ऐसा करते रहो, न्यू टैलेंट को लोगों से मिलाते रहो और कल्चर को बढ़ाते रहो। जी जी बिल्कुल। सो भाई मेरे को ये जानना है, आपका जो बॉन्ड है यंगस्टर्स के साथ वो बहुत अच्छा है। जैसा आपने स्टार्टिंग बताया कि बहुत प्यार है, ट्रस्ट है एक दूसरे को लेकर। अब मेरे को आप ये बताओ कि एक तो बॉन्ड के बारे में पूछ रहा हूँ और कुछ ऐसी बातें जो उनके फैंस को भी नहीं पता। ऐसी तो कोई बातें नहीं है जो उनके फैंस को ना पता हो, क्योंकि वो गाने में सभी बोलते हैं, आपने सुना ही होगा। और जहाँ तक स्पेशल मोमेंट्स या बॉन्ड की बात है, हम लोग का कोई ऐसा स्पेशल मोमेंट नहीं है, क्योंकि हम लोग जब भी साथ होते हैं वो हमारे लिए स्पेशल ही होता है। और कुछ ना कुछ मजाक मस्ती पार्टी चलेंगे ऐसी ही चलती है हमारी। तो कभी ऐसा कोई स्पेशल मोमेंट तो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि हम लोग साथ होते हैं तो वो स्पेशल ही होता है मेरे लिए तो, और उनके लिए भी होगा, जाहिर सी बात है। समझ गया, यही स्पेशल है। यही स्पेशल है। जब आप लोग म्यूजिक नहीं कर रहे होते तो क्या कर रहे होते हो? हम लोग फिर मस्ती मजाक कर रहे होते हैं, एक दूसरे की तफरी ले रहे होते हैं, और क्या कर रहे होते हैं। लाइक मतलब ठीक है, देखो ये अच्छी बात है, तफरी लेनी चाहिए। मतलब उसके अलावा कुकिंग करते हो, गेमिंग कुछ ऐसा? गेमिंग करते हैं, बिल्कुल जी, गेमिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा गेमिंग करते हैं। टेकन खेलते हैं हम लोग, बढ़िया, बहुत ज़्यादा दबाएंगे। सही है सही है। तो मतलब घर वाली बातचीत है, जब कुछ नहीं कर रहे हो तफरी कर रहे होते हैं, गेमिंग कर रहे होते हैं। सही। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा भाई मेरे को ये बताओ कि आपके फेवरेट आर्टिस्ट कौन कौन है फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान? फ्रॉम इंडिया जो सबसे ज़्यादा मैंने सुना है सीधे मौत। ग्रेट। इनको, हाँ ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, सबसे ज़्यादा मतलब इन्हीं को मैंने सुना है। MC स्टैन बहुत पसंद है। इसके अलावा कृष्णा, रफ्तार, यही है मेरे मतलब टॉप में, मुझे यही सबसे ज़्यादा पसंद है। ओके। एंड पाकिस्तान में? पाकिस्तान में तो अपना यंग सनर्स, ऑब्वियसली वो तो काउंट भी नहीं होंगे, खैर JJ47 है और नबील अकबर है। इसके अलावा जानी है, सैवेज है, आपका शारे है, ये मेरी एल्बम में भी फीचर्ड है अगर आपने सुने होंगे। हाँ हाँ, ये है हाशिम नवाज़ है, रैप डीमन है,
ये सारे मतलब ये टॉप में आते हैं। ग्रेट। सो ये सब आपके फेवरेट आर्टिस्ट हैं। एंड मेरा अगला सवाल ये है भाई कि आपका ड्रीम कोलैबोरेशन किस आर्टिस्ट के साथ है? आपने सोचा कि दिस आर्टिस्ट के साथ मैंने काम कर लिया तो हो गया भाई, काम खत्म, मतलब मेरा ड्रीम कोलैबोरेशन है। ड्रीम कोलैबोरेशन मेरा जो है वो मैं बोलूँगा बोहेमिया, और बोहेमिया बोलूँगा, एक तो स्नूप डॉग। ग्रेट, दोनों लेजेंड है भाई। जी बिल्कुल। हो इंशाल्लाह भाई कि जल्दी ये कोलैब्स हमको सुनने को मिले। जी जी इंशाल्लाह, मैं भी यही होप करता हूँ। हाँ। अच्छा भाई, टेल मी मोर अबाउट पाकिस्तान हिप हॉप सीन, कि अभी वहाँ सीन कैसा है, क्या चल रहा है, कौन कौन से रैपर है जो खतरनाक काम कर रहे हैं? मोस्टली आपने जो नाम ले लिए वो तो खतरनाक काम कर ही रहे हैं, इसके अलावा मुझे और नया बताओ। यहाँ पे बहुत सारे अंडरग्राउंड रैपर्स हैं, मैं तो मतलब आए दिन ही देख रहा होता हूँ ना। तो अभी रिसेंटली मैंने एक डिस्कवर किया था अलीम आर के, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब आजकल पसंद आया हुआ है। उसके साथ में ट्रैक भी कर रहा हूँ, तला यूनुस भी उसमें फीचर्ड हैं। और हाँ, और सीन तो बहुत ख़तरनाक चल रहा है यहाँ पे, मतलब आए दिन नए आर्टिस्ट देखने को मिल रहे हैं, और एक से एक तगड़ा आर्टिस्ट है भाई, क्या बताऊँ आपको। आप भी सुनिएगा, मैं भी आपको शेयर करूँगा, आप चेक कीजिएगा, मज़ा आएगा। डेफिनेटली भाई। हाँ, जो भी आपको लगता है कि ये सुनना चाहिए, प्लीज़ मुझे लिंक भेज दो, मैं भी सुनता हूँ यार। हाँ ज़रूर भाई। अभी जैसे कोक स्टूडियो में सबसे जो खतरनाक रैपर आई थी कन्हारी में, इवा बी। हाँ जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो मेरे को बहुत पसंद आई, मतलब उसका फ्लो मतलब खतरनाक था यार, वो आवाज़ उसकी मुझे पसंद आई। हाँ बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त काम है उनका भी, सुना हुआ है मैंने। और सीन ऑन है भाई, और इंशाल्लाह होगा, ज़रूर कोलैबोरेशन भी करेंगे अगर कोई ऐसा सीन बना तो। अभी तक तो मतलब ऐसा कोई दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर बना तो बिल्कुल करेंगे, कोई वही नहीं है। यस भाई, डेफिनेटली भाई, फ्यूचर में सीन बनाओ और खतरनाक गाने बनाओ यार। हाँ बिल्कुल, कोशिश यही है भाई, वो लोगों के ऊपर है कि वो उसको ख़तरनाक लें या ना लें। नहीं यार देखो, एक ना वो ट्रस्टेबल फैक्टर भी होता है ना, कि अच्छा जोके का गाना आ रहा है इसके द्वारा तो मतलब वो होगा ही होगा। एक एक वो आप लगा लेते हो ना, अनुमान अनुमान लगा लेते हो कि भाई कि इस लेवल पर। हाँ हाँ हाँ, समझ रहा हूँ आपकी बात। हाँ, वही। हम्म। अच्छा भाई, एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी, मेरे ख्याल से आपके फैंस ने भी नोटिस करी होगी, कि यार जो इस साल का कोक स्टूडियो सीज़न था बहुत ही खतरनाक था, सबको पता है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं उसमें एक्सपेक्ट करता कि जोके क्यों नहीं है। इनिशियली तो मैं था उसके अंदर, अच्छा। इनिशियली मेरा, हाँ मेरा था, बिल्कुल वॉइस के ट्रैक में था, लेकिन मेरी तबीयत कुछ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल वैनिश हो गया था। तो यार तो काम तो रुकता, हाँ काम तो रुकता नहीं है, तो ऑब्वियसली वो अपने स्केड्यूल के हिसाब से लॉन्च हुआ था, तो अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं कर पाया था। लेकिन हालांकि इनिशियली मैं था बिल्कुल, ग्रुप्स में भी, लूप में भी था मैं, और सारी चीज़ें मेरे सामने ही हुई हैं। इवन डेमोज़ भी मैंने ही यहाँ पे रिकॉर्ड किए थे, जो डेमो रिकॉर्ड हुए थे ना शुरू में। तो शुरू में मैं था, लेकिन वो तबीयत मेरी कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसकी वजह से मैं वो कर नहीं पाया था। लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट सीज़न या फिर बाद में कभी। हाँ, जो होता है अच्छे के लिए होता है, मे बी नेक्स्ट सीजन में आप कुछ और खतरनाक या बड़ा लेकर आओ। जी जी, अगर मौका मिला तो ज़रूर, बिल्कुल। हाँ, आई थिंक द मोस्ट डिजर्विंग म्यूजिशियन फ्रॉम पाकिस्तान, जिसको बहुत सारे लोग, और मैं पर्सनली खुद कोक स्टूडियो में देखना चाहता हूँ, क्योंकि उस लेवल का काम है। थैंक यू बिल्कुल, अगर आप बोल रहे हैं तो होगा। नहीं नहीं भाई, मतलब और भी बहुत सारे आपके चाहने वाले जो फॉलोअर्स आपके, वो भी ये एक्सपेक्ट करते हैं। हाँ, जैसा आपने बता दिया कि उस टाइम पे मुझसे काफ़ी लोगों ने सवाल किया था कि आप क्यों नहीं हैं, ये सारी चीज़ें। तो मैंने यही बोला कि यार नेक्स्ट सीज़न इंशाल्लाह, या कभी भी मौका लगा, अगर हुआ तो बिल्कुल करेंगे। अभी भी था मैं, लेकिन वही अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। नहीं, कोई नहीं भाई, वो मे बी नेक्स्ट ईयर आप करोगे, डेफिनेटली करोगे। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। किन किन इंडियन आर्टिस्ट के साथ, चाहे वो सिंगर्स हों, रैपर्स हों, आपको कोलैब करना है? अगर मैं कुछ 5 नाम आपको बोलूं, आप बताओ कि इन आर्टिस्ट के साथ मुझे कोलैब करना है, तो कौन होंगे वो? सीधे मौत होगा, और कृष्णा होगा, इसके अलावा किंग होगा, और रफ्तार भाई होंगे,
और बादशाह भाई होंगे। ग्रेट, सारे बेहतरीन और जी फाड़ आपने आर्टिस्ट चुने हैं। डेफिनेटली भाई, हम भी सब चाहते हैं कि जोके और ये सारे आर्टिस्ट फ्यूचर में दिखे, सॉन्ग्स में हमें दिखे। जी तो कुछ कर रहे हो उसके लिए? हाँ, मेहनत कर रहे हैं, होगा तो ज़रूर भेजेंगे। हैं ठीक है, कनेक्ट करते फिर, भेजता हूँ कुछ मैं आपको, आप मुझे भेजो कुछ। सही है जी, बिल्कुल डन हो गया जी, कोई मसला ही नहीं है। एंड जाने से पहले भाई, टेल मी अबाउट योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। फ्यूचर में आप क्या क्या लेकर आ रहे हो? एल्बम आ रही है, ईपी आ रही है, सिंगल्स, और कौन कौन से आर्टिस्ट के साथ आप कोलैब कर रहे हो? एल्बम तो मैं कर रहा था, लेकिन अभी मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं सिंगल्स अभी करूँ आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं और समझे मुझे, मैं गिन भी नहीं सकता कितने सारे प्रोजेक्ट्स मेरे पास रखे हुए हैं अभी रिलीज़ करने के लिए, तला यूनुस के और वायस के और मेरे अपने। फ्यूचर में जो मैं कलैब कर रहा हूँ यही अली मार्के के साथ, एक तो मैंने आपको बताया कि तला यूनुस का है, एक इंडी आर्टिस्ट है यहाँ पे हशाम, उनके साथ भी एक गाना कर रहा हूँ, और बहुत से डिफरेंट फ्लेवर्स को कंबाइन करके ये मैं चाह रहा हूँ कि अभी कुछ करूँ, कुछ नया स्टार्ट करूँ, कुछ नया काम करूँ। एक मैं रॉक सिंगर के साथ भी कर रहा हूँ, हिप हॉप का फ्यूजन, और मतलब इसी तरीके के बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, और समझे मेरे पास कोई 20-25 गाने तो रखे हुए हैं अभी जो मैंने रिलीज़ करने हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आनी हैं अभी। तो मतलब खतरनाक ब्लास्ट करने वाले हो आप बहुत सारे गानों के साथ। जी जी, ये तो पब्लिक बताएगी भाई, हम तो करेंगे अपनी तरफ से ब्लास्ट, बस वो फुस ना हो जाए ना भाई। नहीं फुस नहीं होगा ना भाई, उस पर जो ठप्पा लगा हुआ वो जोके का लगा हुआ ना, तो वो एक लोगों को है ना कि यहीं से खरीदने हैं, तो ये करके। हाँ जी जी भाई। बट दैट्स ग्रेट यार, कि जो डिफरेंट जॉनर ऑफ म्यूजिक है उसमें आप वैरायटी लेकर आ रहे हो, और डिफरेंट जॉनर ऑफ म्यूजिक में आप गाने लेकर आ रहे हो। कोशिश मेरी यही है कि ये एक्सपेरिमेंट्स जो मैं कर रहा हूँ बस ये कामयाब हो, सक्सेसफुल हो। पास्ट में मैंने किए हैं एक्सपेरिमेंट्स तो वो सक्सेसफुल ही रहे हैं, और अभी भी मैं यही चाहता हूँ कि भाई सक्सेसफुल ही हों, और बस होप कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं इसके ऊपर। नहीं डेफिनेटली भाई, ऑल द बेस्ट, कि जितनी आप मेहनत कर रहे हो, जो भी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो सारे खतरनाक तरीके से सुपर हिट हो। ऑल द बेस्ट टू यू भाई। जी भाई, थैंक यू। एंड भाई, जाने से पहले फर्स्ट टाइम आप मेरे शो पर आए हो भाई, तो बताओ कि शो पर आके आपको कैसा लगा यार? बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी बातें की, बहुत मज़ा आया, और पहले मैंने कभी किसी के साथ इंटरव्यू किया नहीं है, तो बड़ा नया एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा लगा अपनी बातें शेयर करके। थैंक यू भाई। हाँ यार, मेरा ये भी सवाल था, आपने बता ही दिया, तो कि जब मैं रिसर्च कर रहा था आपके बारे में, कहीं कोई प्रिंट इंटरव्यू नहीं, कोई वीडियो इंटरव्यू नहीं है, मतलब आप मेरा वेट कर रहे थे कि राज जोन्स के शो पर आऊँगा, या आप देते ही नहीं हो इंटरव्यू? नहीं, मैं देता ही नहीं हूँ, मैं ज़्यादा लिंक नहीं करता लोगों से, मैं थोड़ा सा जो है वो इंट्रोवर्ट बनता हूँ असल में, ये मसला है बस। आई गॉट इट भाई, लेकिन थैंक्स अ लॉट भाई कि आपने मेरे साथ इंटरव्यू करा। मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आई लव योर म्यूज़िक, आई लव योर वर्क, जो आप करते हो बेहतरीन काम करते हो भाई। एंड थैंक्स अ लॉट भाई कि आप मेरे शो पर आए। फ्यूचर में खतरनाक काम करो, जी फाड़ काम करो भाई। थैंक यू भाई, और थैंक यू आपने इनवाइट किया अपने शो पे मुझे। लव एंड रिस्पेक्ट भाई। लव, रिस्पेक्ट, पीस।